बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा पेपर ये चल रहा था, पीपीएससी लेक्चरशिप का 2015 का पेपर था। उसके हमने पिछली वीडियो में कुछ एमसीक्यूज कर लिए थे, अब उससे आगे हैं। उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो पहला एमसीक्यूज है वो हमारे पास क्वेश्चन 8 जो बना हुआ है वो है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ टू पार्टिकल्स। दो पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कनेक्टेड बाय अ रिजिड रॉड। एक रिजिड रॉड के साथ वो दोनों पार्टिकल अटैच हैं, मूविंग फ्रीली और आज़ादाना हरकत कर रहे हैं इन अ प्लेन, एक प्लेन के अंदर। तो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है कि भी उसके समझ लें कि भी वो कितने एक्सिस में अपना वो कोई भी बॉडी है वो हरकत करती है, पोजीशन समझ लें, या कभी एक बॉडी या पार्टिकल ये कुछ अपने एक्सिस में कितने में वो मूव कर रहा है, उस लिहाज से उसकी कितनी साइड्स बन रही हैं वो हमने देखनी है। तो दो पार्टिकल्स हैं, तो वो आप याद रखें, किसी की भी डिग्री निकालनी हो तो उसका ये फार्मूला है 2n। तो आप निकाल सकते हो, चूँकि टू पार्टिकल्स हैं तो टू ये तो आना ही आना है, यानी कि जगह पे टू रखें 4, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 बनेगी। उसके लिए अगर आप ये उसके जो है एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो ये है number of coordinates of the number of coordinates required to a specific positions of the system of one or more particle is called degree of freedom। एक या एक से ज़्यादा पार्टिकल्स जो होते हैं उनके जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, मैंने अभी जो बताया था कि वो जितने एक्सिस में मूव कर रहा है, एक या एक से ज़्यादा पार्टिकल, अब चूँकि दो है हमारे पास तो वो उसकी उतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। पार्टिकल मूविंग, अब हमारे पास जो है ना मोस्टली प्लेन में ही होती है बात। वैसे भी उसने खुद भी कहा है प्लेन में, अगर स्पेस में कहता तो फिर हमारे पास ये स्पेस में आ जाना था 3n। तो उस तरह तो स्पेस में चूँकि प्लेन में है तो प्लेन के मुताबिक ये हो जाएगी, 2 डायमेंशन हो जाएगी एक्स वाई में। अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्पेस इज रिक्वायर्ड 3 कोऑर्डिनेट। अगर 3 सिस्टम हों कोऑर्डिनेट तो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी वो उसी तरह 3n के लिहाज से होगी। अब सिंगल पार्टिकल है तो ज़ाहिर बात है n जब 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। उसके अलावा रिजिड बॉडी विच कैन मूव फ्रीली इन अ स्पेस। अगर कोई रिजिड बॉडी हो, आज़ादाना मूव कर रही हो, तो उसके 6 एजेस डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेंगे, यानी कि 3 उसके मीन्स अगर एक्स वाई जी कंपोनेंट है तो 3 तो वो हो गए, 3 उनके एंटी पैरेलल होंगे। मसलन ये एक एक्स है, ये वाई है, ये जी है, ये तो हैं ही हैं। फिर इनके अपोजिट जो होगा ये वाला होगा, वाई का अपोजिट जो होगा वो होगा, और इसी तरह एक्स के अपोजिट होगा, तो वो टोटल 6 बनेंगे। अगर कुछ सिस्टम के पार्टिकल्स हमारे पास मूव कर रहे हों स्पेस के अंदर और उसके 3n कोऑर्डिनेट्स हों स्पेसिफिक इन इट्स पोजीशन, देन द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3n। ये मैंने अभी बताया। अगर हमारे पास प्लेन में हो, जैसे ये ऊपर बताया प्लेन में हो तो 2n बन जाएगी, और अगर स्पेस में है तो वो 3n बन जाएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ एक्सिस, मैंने अभी बात बता ही दी है। 3n बना ना तो कितने पार्टिकल्स हैं n वो होगा, और उसके एक्सिस कितने हैं वो उतनी। अगर 2 है तो 2 बन जाएगा, 3 है तो 3 बन जाएगा। तो इसी तरह हमारा फिर चूँकि 2 एक्सिस में था, प्लेन में था, 2 क्रॉस 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, ये भी मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। तो इसमें वो कह रहा है सेंट्रॉयड ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर्स ऑफ द रेडियस ए इज। अगर उसका रेडियस ए हो तो सेंट्रॉयड एक यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर, एक सेमी सर्कुलर आधी जो है ना सर्कल में वायर की हो तो उसका क्या होगा हमारे पास सेंट्रॉयड। मीन्स ये एक तार है, ये जी, उसको हमने बेंट करके आधा कर दिया सर्कल में, ऐसे कर दिया तो ये सेमी सर्कुलर बन गई आधी। ठीक है जी, आधा बेंट कर देना। तो उसका रेडियस उसने बताया है कि भी वो कितना बन रहा है, ये रेडियस ले लें, ये ले लें, ये ले लें, किसी साइड पे भी ले लें, तो वो उसने मिकदार बता दी है, वो ए है। तो ये कितना बनेगा, टेक अ सेंटर ऑफ सेमी सर्कल एज अ ओरिजिन, हम इसका सेंटर ही लेंगे, इसको ओरिजिन कह देंगे। तो एंड द बाउंड्री
एंड बाउंडिंग डायमीटर्स ऑफ इट्स एक्सिस, एक्स पे जो है पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द रेडियस ए यार इसकी अगर चूँकि सर्कल है तो हमें पता है कि भी हम पैरामीट्रिक इक्वेशन जो बनाएंगे एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है। तो अब रेडियस में हमारे पास ए है तो ये आ जाएगा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा होता है, तो रेडियस में ए दिया गया है वो आ जाएगा। तो इसका हम निकालते हैं जी कंपोनेंट मैग्नीट्यूड का, डी एक्स बाई डी थीटा डी वाई बाई डी थीटा एक्स डेरिवेटिव है, तो इसके डेरिवेटिव आप इधर लेके रख लें जी, डी एक्स बाई डी थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस ए साइन ऑफ थीटा। जब इसकी बात करेंगे तो डी बाई डी थीटा ए कोस थीटा, तो जी ये लिखे हैं हमने। वहाँ से साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर वो 1 हो जाएगा, ए स्केयर आएगा उसका अंडर रूट के साथ आंसर 1 आ जाएगा। सेमी सर्कल थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई, चूँकि हाफ सर्कल है तो इतना 0 से पाई तक है। ऑन अकाउंट ऑफ द सिमेट्री ऑफ द वाई एक्सिस इज दिस, अब सिमेट्री अलोंग अगर हम वाई एक्सिस पे देखते हैं तो फिर एक्स इक्वल टू 0 होगा, इसी तरह एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो फिर हमारे पास वाई 0 होगा। जी तो फिर हमने ये इसकी सिमेट्री अलोंग वाई एक्सिस कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस पे सिमेट्री का फार्मूला लगाया, उस पे जो जो डी एस और डी थीटा की कीमत पीछे निकाली है वो लिखी, हमारे पास डी थीटा आ गया, यहाँ ये नहीं आना है 1 डी थीटा है तो वो आ गया। इसको इंटीग्रेशन की तो ये सेम इसी तरह थीटा आ गई, जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये था इसका करेक्ट आंसर 2a/पाई, उधर आंसर में दिया गया वो इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड वन इज ए मोमेंट एन ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट विद साइड ए बी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेट एंड पासिंग थ्रू द वर्टेक्स इज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी रेक्टेंगुलर प्लेट का, उसकी साइड ए बी अबाउट एन एक्सिस, एक्सिस के गिर्द है, परपेंडिकुलर टू प्लेट, प्लेट के ऊपर, एंड पासिंग थ्रू द वर्टेक्स इज, और वर्टेक्स में से वो गुजर रही तो उसका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। जी तो इसका जो हमारे पास थ्रू द वर्टेक्स है, पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ये है, तो उसके लिहाज से हमारा इसका आंसर जो आना है वो ये आना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू 1/3 ma²। अब यहाँ पे एक आपको ये भी मैंने लगाया था, ये थोड़ी सी आपको बता दूँ कन्फ्यूजन मसलन के भी दो हमें वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में डालने के लिए करता होता है ऐसे। यहाँ पे फ़र्क इतना है कि भी अगर वर्टेक्स होगा तो फिर ये आना है, बट अगर मिड पॉइंट कहता है इसकी जगह पे, वो मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। अगर मिड पॉइंट कहता है तो फिर हमारे पास ये आंसर आएगा, उसमें भी बल्कि 1/3 नहीं है 1/12 है। इधर हमारे पास ना 1/12, वो मैं आपको ना बुक से दिखाता हूँ तो वो हमारे पास आएगा। फ़र्क इसमें ये है कि भी अगर थ्रू वर्टेक्स या वन साइड किसी एक साइड से, उससे मुराद ये है कि भी आपके पास रेक्टेंगुलर प्लेट एक साइड पे है, उसके गिर्द आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस बनाना है, रेक्टेंगुलर प्लेट ये है, यहाँ पे ये वर्टेक्स है। बट अगर हमारे पास वो कहता है कि रेक्टेंगुलर प्लेट के बीच में से पास आउट कर रहा है, स्पेस नहीं है, चलिए मैं यहाँ बना देता हूँ, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसके मिड पॉइंट में से लाइन गुजर रही है, ओरिजिन इधर बन रहा है, उसमें ओरिजिन ये बन रहा है एक्सिस का। तो अगर ओरिजिन ये सेंटर में बन रहा है और प्लेट के बीच में से वो गुजर रहा है तो फिर हमारे पास इसका ये आंसर होगा। ये मैं बुक से भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। जी ये देखें, हमारे पास रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी थिन रॉड या यूनिफॉर्म प्लेट की बात भी कर सकते हैं, सेम ही आना। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू इट्स एज, एज या वर्टेक्स, ठीक है जी। तो उसमें ये हमारे पास इसकी कीमत आप चेक कर सकते हैं, ये नीचे जब निकाल ली गई अखज़ की ली है तो ये 1/3 ml² है। बट अगर जो मैंने कहा एज ना हो, वो सेंटर में से पास आउट करे, तो उस दौरान मोमेंट ऑफ इनर्शिया या उसको रोटेशन इनर्शिया भी बोलते हैं,
उसी रेक्टेंगल प्लेट का जो है परपेंडिकुलर एक्सिस पे पासिंग थ्रू द, ये देखिए ये मिड पॉइंट था, वो एज था या वर्टेक्स था हमारे पास, ठीक है जी। तो ये मिड पॉइंट में से गुजर रही है, उस दौरान वो ओरिजिन हमारा प्लेट का उसी तरह, लेकिन हम एक साइड से ले लें, चाहे इधर से ले लें या इधर से ले लें, तो तब है। तो इसकी वैल्यू जब हम देखते हैं दोनों कंपोनेंट्स में, एक एक्स की कंपोनेंट की है सेम, इसी तरह वाई की भी दूसरी ये आनी है, वो अगले पेज पे मैं दिखाता हूँ। तो जी ये आप देख सकते हैं, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वाई की भी आ गई, इनको दोनों को एडिशन करके जो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के, परपेंडिकुलर एक्सिस ये थ्योरम होता है, ये भी आप याद रख लें, ठीक है जी। वो लगाते तुम्हारे पास ये वैल्यू आ जाती है 1/12 m a² और b², ये अब याद रखिएगा जी। और भी हैं ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई 8-10 हैं, सॉलिड सर्कुलर हेमिस्फीयर वगैरह, सर्कुलर बॉल वगैरह, ये मैं सारे आपको ना एक जो है अलग वीडियो में इनको बता दूंगा। वो काफ़ी मैंने ना कोई 18-20 निकाले हैं, उसकी अलग इससे नेक्स्ट जो है ना मैं वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट है जी, ये ना इनमें से एक कन्फर्म होता है, एक लाजमी आता होता है, तो इसीलिए हमें फिर आइडिया होना चाहिए, ये भूल जाते हैं। रियल का क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास, वो कहता है कि हर बाउंडेड इनफाइनाइट सेट जो होता है उसमें एक लिमिट पॉइंट होता है, ये किसका थ्योरम है? एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सेट हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। तो हाइनबोल्स थ्योरम है, बोल्ज़ैनो-वरिस्टस थ्योरम है, कंटोर इंटरसेक्शंस थ्योरम है या नन है? इन सब की स्टेटमेंट्स मैंने लिखी हुई हैं, आप यहाँ से ये देख लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा हाइनबोल्स क्या है, बोल्ज़ैनो क्या है, कंटोर इंटरसेक्शन क्या है। हाइनबोल में वो कहता है कि आपने एक सेट रियल नंबर का लेना है, क्लोज हो, ऊपर से बाउंडेड हो, फिर वो कंपैक्ट होता है। क्लोज और बाउंडेड, हाइनबोल ने कहा है कि भी वो क्लोज सेट लें, बाउंडेड होना चाहिए, फिर कंपैक्ट होगा, ठीक है जी। क्लोज and bounded then compact। If a set of a real number is closed and bounded then every open set has a finite sub cover। और वैसे नहीं डेफिनेशन करनी है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब वो क्लोज और बाउंडेड हो तो वो हमारे पास फाइनाइट नंबर्स ऑफ सब कवर रखता है, ठीक है जी। उससे हमारा ये होता है कि ये हमारे पास कोई स्पेस है, उसमें अगर हम छोटी छोटी स्पेसिस बनाएं जितनी भी, अगर इसको हम क्लोज और बाउंड कहें, इसकी हद हो एक मैक्सिमम, तो ये खुद भी एक कवर है, उसके अंदर जितने इसी जैसे कवर्स होंगे जो कंपैक्ट की कंडीशन को होल्ड करेंगे उनको हम सब कवर्स कहते हैं। तो अब चूंकि ये क्लोज और बाउंडेड है तो डेफिनेटली वो फाइनाइट होंगे, तो वो फाइनाइट होते हैं सब कवर्स, तो वो हमारे पास कंपैक्ट कहलाती है, हाइनबोल इसको कहते हैं। बोल्ज़ैनो में होता है कि हर बाउंडेड इनफाइनाइट सेट की कम से कम एक लिमिट पॉइंट होता है। आप एक रियल लाइन ले लें, ठीक है, रियल लाइन ए बी आप जब लेंगे तो एक, आप जब इंटरवल बाउंडेड है ना, बाउंडेड है, चाहे वो इनफाइनाइट सेट है, मैंने तो इधर क्लोज कर दिया ना, ये आगे ऐसे इधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, तो हमने इसका कोई एक बाउंड बना लिया ए बी पूरी रियल लाइन में से, तो उसको जब देखेंगे तो हमें उसकी कोई ना कोई लिमिट ज़रूर मिलेगी। सेंटर में आ जाए, जहाँ मर्जी आ जाए, हमें उससे गलती नहीं, मीन्स बाउंडेड इंटरवल के अंदर लिमिट मिलेगी। फिर हम उससे अंदर बाउंड बनाएं, उसके अंदर भी लिमिट आएगी, इसी तरह चलते जाएंगे, तो हमें ये एंड पॉइंट तक एटलीस्ट वहीं एक सिंगल यूनिक लिमिट ही मिलेगी। तो ये बोल्ज़ैनो कहता है। कंटोर इंटरसेक्शन में कहते हैं कि भी हमारे पास एक्स कोई कम्पैक्ट हो, कंप्लीट मेट्रिक स्पेस हो, और एक्स हमारे पास एफ एन बी या डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज सब सेट ऑफ एक्स सच दैट डी ऑफ एफ एन कन्वर्ज टू जीरो, देन देयर इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एफ एन कंटेन एग्जैक्टली वन पॉइंट। सेम ये भी इसी तरह का ही है कि भी हमारे पास जितना भी हम जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी उसको देखते जाएंगे तो उसके अंदर हमें कोई एक
पॉइंट ज़रूर मिलेगा। वो इंटरवल्स के लिहाज से था, पूरा एक बाउंड मिलेगा, ये पॉइंट्स के लिहाज से कंटोर इंटरसेक्शन। जी, तो मुझे उम्मीद है कि भाई आपको समझ आ गए होंगे एमसीक्यूज़। चूँकि आज थोड़े से लेंथी थे इसलिए मैंने मतलब इतने ही इनको किया है। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में इनको करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जी, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा जी। आपकी राय की ज़रूरत है जी। उसके अलावा काइंडली जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय का इज़हार कीजिए। कोई भी क्वेश्चन मुझसे रॉन्ग हल हुआ तो मुझे बताइएगा जी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।